हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नासा ट्यूटोरियल्स। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हम देखेंगे वो रहेंगे अबाउट द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को गाइस शुरू करने के पहले मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी को मोटिवेट करने की इन दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक इज दैट व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, डोंट से व्हाई दिस हैपेंस टू यू, जस्ट लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच यू, देन एंड देन ओनली गाइस यू विल बिकम मोर एंड मोर हैप्पी। ओके, तो अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे दो सेल्स के बारे में। उनमें से सबसे पहला रहेगा गाइस लिम्फोसाइट्स एंड देन उसके बाद हम देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स ये क्या है गाइस? ये आपके इम्यून सिस्टम के सबसे मेन इम्यून सेल्स होते हैं। दीज आर द मेन सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये अराइज कहाँ से होते हैं? तो ये अराइज होते हैं गाइस आपके स्टेम सेल से जो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें फीटस की तो ये कहाँ से अराइज होता है? ये अराइज होता है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से जो प्रेजेंट होता है कहाँ? लीवर में। ध्यान रखना है फीटस में ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से जो कहाँ पर प्रेजेंट है गाइस? लीवर में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि ये कहाँ कहाँ पर जाकर डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनका नाम रखा गया है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, अगर ये लिम्फोसाइट ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू में जाकर डिफ्रेंशिएट होता है तो इसे हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और अगर ये लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाकर डिफ्रेंशिएट होता है तो इसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। ब्रूसल बी से चालू होता है इसलिए बी लिम्फोसाइट, थाइमस टी से स्टार्ट होता है इसलिए टी लिम्फोसाइट। ये जो ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू है ये आपके बॉडी में टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। पेयर पैचेस कहाँ पर होते हैं? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो ब्रूसल लिम्फोइड टिश्यू या ब्रूसा लिम्फोइड टिश्यू, ये नाम इसे दिया क्यों गया है? क्योंकि गाइस बी सेल का जो डिफ्रेंशिएशन था ये सबसे पहले देखा गया था बर्ड्स में। बर्ड्स में एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं क्या? ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस, जो आपको अभी डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस था दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बी सेल का डिफ्रेंशिएशन हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया था क्या? बी सेल्स। बी स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रूसा, इसलिए उसका नाम रखा गया बी सेल्स। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद गाइज ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका अलग अलग इम्यूनिटी में काम होता है। जैसे बी लिम्फोसाइट जो रहते हैं ये मोस्टली ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी में काम करते हैं, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मोस्टली सेल मीडिएट इम्यूनिटी में काम करते हैं। अब ये एंटीबॉडी मीडिएट और सेल मीडिएट इम्यूनिटी होता क्या है, चलो देखते हैं। अभी देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी एंड एब्रिवेटेड एज AMIS। सो गाइज, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, ये आप नाम से ही सजेस्ट कर सकते हो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब भी आपके बॉडी में कोई एंटीजन का अटैक होते हैं गाइज, तो होता क्या है कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में प्रेजेंट बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये एंटीबॉडी क्या करती है? उस एंटीजन को जाकर मारती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? एंटीबॉडीज वर्क कर रहे हैं आपके ब्लड के अंदर में, बिकॉज ब्लड इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमर। ओके, चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर ये क्या है गाइस? ये है आपकी एक नॉर्मल ब्लड सेल, ब्लड स्ट्रीम, जहाँ पर आपके आरबीसी और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर में एक एंटीजन ने अटैक किया, तो ये एंटीजन आ गया। अब क्या होगा कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जो बी सेल्स रहेंगे ये क्या करेंगे गाइस? ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, और ये एंटीबॉडीज क्या कर लेंगे? उस एंटीजन पर जाकर अटैक करेंगे। तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जो बी सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने एंटीबॉडी बनाया। ब्लड स्ट्रीम मीन्स ह्यूमर, और बी सेल्स ने क्या बनाया? एंटीबॉडी, इसलिए इसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस अबाउट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में क्या होता है गाइस? यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी वर्क नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर वर्क करते हैं आपके टी सेल्स। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एंटीबॉडीज, रेदर देन इट एक्टिवेट्स ऑल द टी सेल्स व्हेन देयर इज एनी एंटीजेनिक अटैक। जब भी आपके बॉडी में कोई एंटीजन का अटैक होगा तो क्या होगा कि जो भी टी सेल्स आपके अंदर में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? उस एंटीजन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए इस डायग्राम से इसको समझते हैं। तो ये एक नॉर्मल सेल है गाइस, इस नॉर्मल सेल के ऊपर में क्या हुआ है? एंटीजन्स ने अटैक किया। तो जैसे इसके ऊपर में एंटीजन का अटैक होगा, आपके अंदर में जो प्रेजेंट टी लिम्फोसाइट्स रहेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, और ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे?
क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये क्लोन्स बन जाएंगे, ये सारे के सारे क्लोन्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट, जिसके बारे में हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये क्लोन्स क्या करेंगे, उस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर में जाकर अटैक करेंगे, उसको बाइंड करेंगे और उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से वर्क करती है आपकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अभी देखते हैं हम अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट एन एंटीजन। सो गाइज, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जैसे ही किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं एक्टिव और क्या करते हैं, ये बनाते हैं 4 टाइप के क्लोन्स। तो ये जो 4 टाइप के क्लोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है गाइज आपका हेल्पर टी सेल, सेकेंड होता है आपका किलर टी सेल, थर्ड होता है आपका सप्रेसर टी सेल एंड फोर्थ होता है आपका मेमोरी टी सेल। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टी लिम्फोसाइट इसने 4 टाइप के क्लोन्स बनाए। अब इस मैकेनिज्म में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक है मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज क्या कर देता है, इस माइक्रोब और उसके साथ में जितने भी एंटीजेंस प्रेजेंट है उन्हें एनगल्फ करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे एनगल्फ करता है, होता क्या है कि वो मैक्रोफेज उस माइक्रोब को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जितने भी एंटीजन उस माइक्रोब पर प्रेजेंट थे उन्हें अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में लाकर प्रेजेंट करता है। जैसे ही वो उसके सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं, वो एंटीजन किसके कांटेक्ट में आते हैं, टी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आते हैं। और टी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में वो जैसे ही आते हैं, टी लिम्फोसाइट हो जाता है एक्टिव। जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है, वो क्या करता है, क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है जैसे ही हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। अब ये जितने भी क्लोन्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, उस एंटीजन पर जाकर अटैक करते हैं, उसको बाइंड करते हैं और उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है मैकेनिज्म ऑफ टी सेल्स। अब हम देखते हैं कि ये हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल का वर्किंग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हेल्पर टी सेल के बारे में। तो हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, ये बी सेल और टी सेल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एज वेल एज अगर कोई हेल्पर टी सेल सेंसिटाइज्ड हो जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोलाइफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है कि ये मैक्रोफेज और दूसरे इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। इट इज़ द वर्किंग ऑफ हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। आप वर्ड से ही सजेस्ट कर सकते हो किलर टी सेल, मतलब ये क्या करता है, डायरेक्टली किसी एंटीजन पर जाकर अटैक करता है और उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। किलर टी सेल गाइस एक प्रोटीन को सिक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं परफोरिन। परफोरिन क्या करता है, किसी भी इन्फेक्टेड सेल में जाकर बाइंड करता है और उसमें क्या करता है, होल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है गाइस सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल का जो दूसरा नाम होता है गाइस उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी टी सेल। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, अब सप्रेसर मीन्स क्या होता है, रोक कर रखना। तो ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को रोक कर रख देता है। क्यों रोक के रखा है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर में जो टी सेल और बी सेल का जो पॉपुलेशन है या जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसे कंट्रोल या रेगुलेट करना भी होता है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या कि आपके टी सेल और बी सेल क्या करेंगे, आप ही के बॉडी के अगेंस्ट आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और होगा क्या, आपको हो जाएगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसलिए ये सप्रेसर टी सेल और रेगुलेटर टी सेल क्या करते हैं, टी सेल और बी सेल के ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है गाइस मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या वर्क करता है, इसके नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हो मेमोरी टी सेल। ये क्या करता है, ये अगर आपके बॉडी पर किसी एंटीजन ने अटैक किया है तो ये क्या करेगा, उस एंटीजन के खिलाफ अपने अंदर में मेमोरी बनाकर रखेगा। फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम वही सेम एंटीजन आपके अंदर में अटैक करेगा तो ये रैपिड रिस्पॉन्स शो करेगा उसी सेम एंटीजन के खिलाफ और जल्दी से जल्दी उस एंटीजन को आपके बॉडी से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट टू एन एंटीजन। मैकेनिज्म ऑफ बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम। इस नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के वो है आरबीसीज और जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है आपके बी लिम्फोसाइट। और भी बहुत से ब्लड कंपोजिशंस होते हैं लेकिन जल्दी समझने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही यूज़ किया है। उसके बाद क्या होगा, इस नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम के अंदर में गाइस होता है एक एंटीजेनिक अटैक। तो ये रहा वो एंटीजेनिक अटैक।
अब ये एंटीजेनिक अटैक होने के बाद में होगा क्या गाइस कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स रहेंगे ये सेंसिटाइज्ड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं। जैसे ही ये एंटीजन इस बी लिम्फोसाइट पर अटैक करेंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, एज वेल एज जो हेल्पर टी सेल्स रहते हैं ये भी उसे एक्टिव करने का काम करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था। फिर जैसे ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा ये क्या करेगा, क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे विच आर बी मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे गाइस, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, आइदर ये उस एंटीजन को जाकर बाइंड करेंगे या फिर ये आपके बॉडी में रिमेन रहते हैं फ्रीली। और वही ये जो बी मेमोरी सेल्स रहते हैं ये क्या करते हैं गाइस, ये नेक्स्ट एंटीजेनिक अटैक अगर होगा इसी सेम एंटीजन से तो उसके खिलाफ में रैपिड रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देंगे और जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर। अभी ये जो रिमेनिंग एंटीबॉडीज होते हैं गाइस, इनका काम क्या होता है, ये फॉलोइंग 3 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। अभी सबसे पहले देखते हैं अग्लूटिनेशन के बारे में। इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अग्लूटिनेशन में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और फिर क्या होगा, आगे चल के उस चीज़ का क्लम्प फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एंटीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो फंक्शन होता है गाइस उसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऑप्सोनाइजेशन में होता क्या है गाइस, एक एंटीजन के ऊपर में कोटिंग की जाती है एक प्रोटीन की जिसे हम कहते हैं ऑप्सोनिन, ताकि आगे चल के उसका फैगोसाइटोसिस हो सके। अब ये कोटिंग की क्यों जाती है, क्योंकि कुछ कुछ जो एंटीजन्स होते हैं गाइस उनका मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से एंटीबॉडी को उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑप्सोनिन क्या करता है, उन एंटीजन के सराउंडिंग में जाकर बाइंड हो जाता है और फिर क्या होता है, उन एंटीजन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बढ़ जाता है और फिर ईजिली एंटीबॉडी उन्हें आइडेंटिफाई कर पाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे ऑप्सोनाइजेशन। ओके, फिर जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है गाइस उसे हम कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है गाइस कि अगर कोई एंटीजन या बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रिलीज कर दिए हैं तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, उन टॉक्सिन्स को जल्दी से जल्दी जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उनके असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इन अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। अभी देखते हैं हम अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इन्हें ऐसा क्या क्यों जाता है, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट एंटीजन को प्रेजेंट करने वाला सेल। मतलब ये क्या करते हैं, ये एंटीजन्स को दिखाते हैं, एंटीजन को शो करते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते कौन से हैं, तो वो होते हैं गाइस मैक्रोफेजेस, वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है आपको, ये है एक मैक्रोफेज। इट इज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये मैक्रोफेज क्या कर रहा है, उस इन्वेडिंग पैथोजन को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। एनगल्फ करने के बाद वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके क्या करेगा, उस पैथोजन के एंटीजन्स को अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में शो करेगा। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में शो हो जाते हैं, हमारे पास में जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, बिकॉज जैसे ही वो उस एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये हेल्पर टी सेल जैसे ही स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, बाकी के जो इम्यून सेल्स है उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो इम्यून सेल्स क्या करेंगे, उस एंटीजन को जाकर अटैक करेंगे, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम कर देंगे। तो इस तरह से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वर्क करते हैं। तो गाइज यही था अबाउट द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।